दोस्तों, वेलकम टू नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। हमारा आज का चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर के नाम में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो देखने को मिल रही हैं वो दिख रही है हमें, माइक्रोब्स और दूसरी है ह्यूमन वेलफेयर। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं ह्यूमन सर्विस को, ह्यूमन काइंड को सर्विस करने के लिए। यहां हम चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पहली टर्म जो है माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जंतु जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते। तो इन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? माइक्रोस्कोप की। जैसे कि मैं बात करूं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, यहाँ बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, फंगी हो गए, ये सारे के सारे जो है इनका साइज जो है बहुत माइक्रोमीटर्स में रहता है, जिसकी वजह से ये हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते। अब बात करते हैं माइक्रोब्स की। तो माइक्रोब्स जो है हमारे लिए यूजफुल भी है और माइक्रोब्स जो है वो हमारे लिए साथ ही साथ हानिकारक भी है। ऐसे माइक्रोब्स जो पैथोजेनिसिटी क्रिएट करते हैं, मोस्टली दे आर पैरासिटिक फॉर्म्स। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है माइक्रोब्स के बारे में, वो क्या पढ़ना है कि माइक्रोब्स किस तरीके से हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं, माइक्रोब्स किस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। देन वी हैव टू रीड अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट, कि कैसे हम जो है हमारा जितना भी डेली सीवेज प्रोडक्ट है उसको हम किस तरीके से क्लीन करें और हमारे जितने रिवर्स हैं उनको हम सेफ रख सकें। देन हम इन माइक्रोब्स का यूज करके किस तरीके से बायोगैस प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड लास्टली अबाउट द बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता चल चुका है हमें इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट जो है पढ़ना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर को फ्रॉम द माइक्रोब्स। अब जैसे कि मैं बात करूं हमारी क्लास 11th की, क्लास 11th में हमने ऑलरेडी पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने आप पढ़ा था अबाउट द किंगडम मोनेरा। और इस किंगडम मोनेरा की अगर मैं बात करूं तो ये माइक्रोब्स जो हैं इस मोनेरा किंगडम की क्या है? सोल। और बेसिकली कौन? बैक्टीरियाज। और हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि इन बैक्टीरियाज को, जो कि सोल है मोनेरा किंगडम की, हम इसको ह्यूमन काइंड के लिए किस तरीके से एक सोल पर्पस की तरह यूज करें। तो हम इस चैप्टर में आगे ये जानते हैं कि किस तरीके से हम माइक्रोब्स को यूज करेंगे। अब चैप्टर में पहली चीज जो है मेंशन की गई है अबाउट द प्रियॉन्स। और ये जो प्रियॉन्स हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूं ये क्या है प्रियॉन्स? दे आर द स्मॉल पॉजिटिव एजेंट्स जो किस पे फीड करते हैं? प्रोटीन्स पे। तो हम कह सकते हैं दे आर द प्रोटीनिशियस, दे आर द प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट्स जो कि किस पे फीड करते हैं? प्रोटीन्स पे। और जब ये प्रोटीन्स पे फीड करेंगे तो ये क्या कर देते हैं? प्रोटीन फोल्डिंग को चेंज कर देते हैं। और जैसे जैसे ये प्रोटीन फोल्डिंग चेंज होती जाएगी उस तरीके से हमारा जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज। और ये प्रियॉन्स जो डिजीज कॉज करते हैं दैट इज द PSE। BSE स्टैंड्स फॉर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। सिफेलो वर्ड की अगर मैं बात करूं तो सिफेलो वर्ड जो है वो रिलेटेड होता है किससे? हमारे ब्रेन से। तो ये क्या कर देता है हमारे ब्रेन के, कैटल्स में ये डिजीज होती है, उनके ब्रेन में जो उनका ब्रेन का प्रोटीन पार्ट होता है उस पर फीड करते हुए उसको क्या कर देता है? बिल्कुल स्पॉन्जी फॉर्म में बना देता है। और जिसकी वजह से उन बोवाइंस में जो है हमारे पास क्या हो जाती है? मैड डिजीज। हम बोल सकते हैं इसको कैटल मैड डिजीज या काउ मैड डिजीज भी कह सकते हैं। और ऐसी ही डिजीज जो है फ्रॉम कैटल्स ये ट्रांसफर हो सकती है किसमें? ह्यूमंस में। ह्यूमंस में हम इसको कहेंगे क्या? जैकोब डिजीज। तो ये है अबाउट द प्रियॉन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट कि जो हमारे एनसीईआरटी में पेज दिया गया हुआ है कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अगर हाई मैग्निफिकेशन में देखें तो हमें वो किस तरीके से दिखेंगे। हाई मैग्निफिकेशन में जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, हमें सबसे पहले जो है बैक्टीरियाज की शेप के बारे में बात की गई हुई है कि हाई मैग्निफिकेशन पे अगर हम बैक्टीरियाज की शेप देखें, और जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है बैक्टीरियाज की शेप के बारे में कि बैक्टीरियाज की जो शेप है हमारे पास वो किस तरीके से है। बैक्टीरिया की शेप में हमारे पास बैक्टीरियोफाज है, हमारे पास
बैक्टीरियोफाज क्या होता है हमारे पास? बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया. A virus that infects the bacteria is called as bacteriophage. On the other hand, हमारे पास एक एडिनोवायरस की पिक्चर है, और एडिनोवायरस की अगर मैं बात करूं, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है और रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है वो कॉज करता है. देन दिस इज द TMV, टबैको मोज़ैक वायरस. फर्स्ट वायरस जो हमारे डिस्कवर किया है दैट इज द टबैको मोज़ैक वायरस, जो कि टबैको प्लांट में डिस्कवर्ड किया गया है. ये उसकी मैग्निफिकेशन बताई हुई है 1 लाख से लेकर जो है 15 लाख की मैग्निफिकेशन पे दिखाया है. इसकी शेप किस तरीके से दिखती है. ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो है वी हैव द कोकस बैक्टीरियाज, और हमें मालूम है इन कोकस बैक्टीरियाज को जो है हम क्या बोलते हैं, दे हैव द स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, इस तरीके से जो है स्फेरिकल शेप, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 1500 मैग्निफिकेशन पे दिखाए गए हुए हैं हमारे पास कोकस बैक्टीरिया. ऑन द अदर हैंड इफ इट इज रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर देन वी कॉल्ड इट एज बैसिलस. ये बैसिलस बैक्टीरिया जो है दे आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. तो दो शेप्स हमें यहाँ पर मेंशन की गई है, वन इज द कोकस एंड अनदर वन इज द बैसिलस. बैसिलस वन इज द रॉड शेप एंड द स्फेरिकल वन इज द कोकस शेप. तो मैग्निफिकेशन पे अगर देखो 1500 की x की मैग्निफिकेशन पे हमें दिखाया हुआ है रॉड शेप बैक्टीरिया, और इसी को जब हमने और मैग्निफाइड किया तो हमें इसके फ्लैजेलास पे जो है वो आसानी से देखने को मिल रहे हैं. ऑन द अदर हैंड हमें यहाँ पर कुछ क्लोनीज के बारे में बताया हुआ है. ये बैक्टीरियल क्लोनीज है यहाँ पर जो ग्रो कर रही है. अगर हम पूरा कल्चर मीडियम पे इनको ग्रो करें तो हमारे पास ये बैक्टीरियल कल्चर ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये पेट्री डिश में ग्रो कर रही है वो क्या है, फंगल क्लोनीज. मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि क्लोनीज जो है हमारे पास वो ग्रो करती जाती है. कहाँ पे ग्रो करती हैं ये क्लोनीज? कहीं पे भी देखोगे सर्दी का मौसम है, एक ह्यूमिड टेम्परेचर जब एक मिल जाता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करती है. यूजुअली आपने सुना होगा जैसे अचार का डब्बा है, तो आपकी मदर जो है आपको मना करती होंगी कि इसमें जो है वेट स्पून जो है वो ना लगाया जाए. वेट स्पून लगाने से क्या होगा, जो वहां पे फंगस है उनको जो कंडीशन चाहिए ग्रोथ के लिए वो क्या चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए, दूसरी मॉइस्ट प्लेस. तो मॉइस्चर जो है वो वाटर से मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो वहां पर ग्रो कर जाएगी. तो आपका जो पिकल है वो सारा का सारा वहां पर खराब हो जाएगा. तो ऑब्वियसली बात है आपको फिर डांट भी पिटेगी. लेकिन नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करें तो हमने इस चैप्टर में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो चीजें पढ़नी है वो पढ़ना है. हमने पहला कर्ड के बारे में, हमने पढ़ना है यहाँ पर इडली डोसा, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं डायरेक्टली फर्मेंटेशन प्रोसेस में. एंड द थर्ड वन इज अबाउट द चीज. ये आती है हमारी हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए. तो हाउस होल्ड पर्पस में सबसे पहले मैं बात करती हूँ अबाउट द कर्ड. कर्ड की बात करें तो ट्रेडिशनल वे से अगर मैं बोलूं, हमारे जो पेरेंट्स हैं या उनके जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको ये नॉलेज नहीं होगी कि माइक्रोब्स जो है हम उन ट्रेडिशनल वे से इन चीजों को यूज करते आए हैं. उनको सिर्फ इतना पता होगा कि हम जो चीजें बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, भटूरे बना रहे हैं, ये सब चीजें जो है हम खाने के लिए बना रहे हैं. उनको पता है कि दही कैसे बनाना है. अगर पूछोगे उनको तो वो आपको सिंपली बताएंगे दही कैसे बनाना है. थोड़ी सी जाग ली, डाली, टेम्परेचर क्या किया, थोड़ा सा हीटअप करना है मिल्क को, उसके बाद वो क्या कर दी, झाग डाल दी और उसको सेटल कर दिया, तो वहां पे आपका दूसरे दिन दही तैयार हो जाएगा. लेकिन बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बीइंग अ बायो स्टूडेंट, हमें पता है अबाउट द माइक्रोब्स. तो हमें पता है कि इसकी विधि जो है, प्रक्रिया क्या है दही लगाने की. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर हम लोगों को क्या करना है, मिल्क को बॉइल करना है. दैट इज 40 to 42 डिग्री सेल्सियस पे हमको मिल्क को जो है क्या करना है, हीटअप करना है. ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म होना चाहिए. ज्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरियाज ग्रो नहीं कर पाएंगे. ज्यादा ठंडा भी हो जाएगा तो बैक्टीरियाज के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर वो नहीं रहेगा. तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया. ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर सेट कर लिया. ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस तक. देन
हमने क्या किया, जो दूध है उसमें वो एडप्ट कर ली अपनी जाग। अब हमें मालूम है उस जाग में क्या है हमारे पास, वी हैव लैब, एंड व्हाट इज दिस लैब, दिस इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोल सकते हो, और वी कैन से इट एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है इसका हमने क्या करना है, एक स्टार्टर लेना है। क्या लेना है हमें, इसका एक स्टार्टर, या इसी स्टार्टर को आप बोल सकते हो इनोक्यूलम, इनोक्यूलम और स्टार्टर। अब नीट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप स्टार्टर डाल रहे हो या इनोक्यूलम जिसको आप बोल रहे हो, जो आप डाल रहे हो ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए, जो बैक्टीरिया का कल्चर करवाने के लिए आप डाल रहे हो, उस इनोक्यूलम में बताओ जी कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि इन बैक्टीरियाज में जो है हमारे पास वी हैव मिलियंस ऑफ LAB, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन द इनोक्यूलम। तो उस स्टार्टर में जो है देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, डाल दिया हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर में, ठीक है, स्टीर किया उसको अच्छे से हमने, और उसके बाद उसको सेटल डाउन करने के लिए रख दिया। अगर सर्दियां हैं तो आपने यूजुअली देखा होगा सर्दियों में हम क्या करते हैं, उसको जो है ढक के रख देते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है प्रॉपर्ली ग्रो कर सके। तो दूसरे दिन देखोगे तो प्रॉपर्ली जो है हमारे पास दही जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है कौन सा आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है, एक मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है, और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो कन्वर्जन है वो कौन करवाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, लैक्टोबैसिलस। अब दही खा रहे हो तो इसका मतलब दही खाने के लिए आपके लिए बहुत बेटर है। दही क्या करता है, दही में हमारे पास कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन में कैसे हेल्प करेंगे, जो हम कर्ड खा रहे हैं उसमें जो वो क्या करेगा, हमारे स्टमक का इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा बनाएगा, जिससे गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और बैड बैक्टीरियाज जो है वो खत्म हो जाएंगे। बैड बैक्टीरियाज के खत्म होने से गुड बैक्टीरियाज अच्छे से काम कर पाएंगे और एंजाइम्स भी जो है अच्छे से वर्क कर पाएंगे। जब एंजाइम अच्छे से वर्क करेंगे तो तभी जाकर हमारे पास जो है डाइजेशन अच्छी होगी। एक बात, दूसरी चीज, यहां पर हम बोलते हैं कि जो ये हमारे पास कर्ड है इट इज बेस्ट या रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 का नाम यहां पर आया है, तो इक्वेशन यहां से भी आएगा। अब दही जो है हम बाहर से इंटेक कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं विटामिन B12 इज द एक्सट्रिंसिक फैक्टर, क्योंकि हम ये कहां से इंटेक कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ इंटेक कर लिया। अब खा तो लिया दही हमने, लेकिन ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो चीज हम इंटेक कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली हम लोग एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं या नहीं। इंटेक करना एक अलग चीज है, एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी जो है मिलना वो अलग चीज है। तो हमने कर्ड खाया, विटामिन B12 हमने ले लिया, लेकिन विटामिन B12 हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर भी पा रही है या नहीं। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मैंने समझा दिया। दूसरा फैक्टर है हमारे पास, दैट इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो क्या है हमारे पास, इंट्रिंसिक मतलब अंदर से। तो हमारे पास अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास क्या, प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, जब हमने कर्ड खाया वो स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन्स में जाएगा, इंटेस्टाइन में हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो है वो क्या करेंगे, उस प्रोटीन से के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके वापस उसको कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, ब्लड में। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि व्हाट इफ अगर यहाँ पे विटामिन B12 हम ना खाएं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा अगर हमारे पास विटामिन B12 ना हो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कोई चीज ऐसी होगी हमारे पास। तो विटामिन B12 की अगर मैं बात करूं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमारे पास क्या होने वाला है, वी हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ पैरिनिशियस एनीमिया। अब पैरिनिशियस एनीमिया क्या है, नॉर्मल एनीमिया आप सुनते हो, ये क्या होना, आरबीसीज की अगर बात करूं यहाँ पे पैरिनिशियस एनीमिया की, हम नॉर्मली बोलते हैं एनीमिया क्या है कि खून की कमी है, तो हम बोल देते हैं दैट इज एनीमिया।
लेकिन यहाँ पे टर्म यूज हो रही है पेरिनिशियस एनीमिया। पेरिनिशियस एनीमिया क्या है कि आरबीसीज का ना बनना या आरबीसीज का जो नंबर है उसका काउंट जो है वो क्या होना, कम होना। अगर आरबीसीज का काउंट कम होगा तो हमें मालूम है कि आरबीसीज जो है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, पिगमेंट, और साथ ही वो ऑक्सीजन कैरियर होता है। अगर आरबीसीज का काउंट नंबर कम हो जाएगा तो हमारे पास जो है ब्लड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम। तो आरबीसीज का डिक्रीज होना इट लीड्स टू द पेरिनिशियस एनीमिया। और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो रहा है। क्लियर? तो दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो आपके पास अब आंसर है क्या कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमारे पास जो है वो कौन सी डिजीज हो जाती है, पेरिनिशियस एनीमिया हो जाता है। और दूसरी चीज क्या हमारे पास यहाँ पर, पेरिनिशियस एनीमिया के साथ साथ दूसरी चीज जो हमने याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि हमारे पास जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन सा है, विटामिन B12। गुड। देन यहां से अगर मैं बात करूं, हमें मिल्क प्रोटीन की बात करते हैं तो एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो मिल्क पीना पसंद नहीं करते। अब ऐसा क्या है कि वो दही तो खा लेते हैं बट मिल्क जो है वो डाइजेस्ट नहीं करते। तो मिल्क में हमारे पास जो है प्रेजेंट होता है क्या, लैक्टोज शुगर। ठीक है, तो उनकी बॉडी जो है इट इज इंटॉलरेंट, उनकी बॉडी इंटॉलरेंट होती है किसके लिए, फॉर द लैक्टोज। लेकिन जब ये हमारे पास डाइजेशन होती है तो मिल्क से जब हमारे पास क्या बन रहा है, मिल्क से जब हमारे पास कर्ड बन रहा है, जब ये कन्वर्जन हो रहा है तो ये जो लैक्टोज इसमें है इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड और उनकी बॉडी जो है वो टॉलरेंट होती है। ठीक है, दैट मीन्स इंटॉलरेंट नहीं है, वो लैक्टिक एसिड पचा सकते हैं लेकिन लैक्टोज पचा नहीं सकते। इस वजह से वो दूध जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं लेकिन कर्ड जो है वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। ये हो गया एक पार्ट जहां पे हम बात कर रहे हैं कर्ड के बारे में। नेक्स्ट मैं बात करती हूं अबाउट द चीज। तो चीज की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो हमारा चीज है, आपने सुना ही है हमारे चीज के बारे में। तो एक चीज हमारे पास यहां पर आती है, हम बात करते हैं यहां पर टॉम एंड जेरी शो के बारे में। ठीक है, टॉम एंड जेरी शो। अब हमारे पास जो चीज है, हम नॉर्मल घर पे देखते हैं कि जो दूध है उसमें हम नींबू डालते हैं वो पनीर बनता है, लेकिन चीज में फर्क क्या है, चीज जो है वो राइपेंड होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कुछ एसिड ऐड करते हैं और साथ ही साथ उनमें फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज करते हैं। और वही फ्लेवरिंग एजेंट्स जो है हमारे पास वो क्या है, आइदरली इट इज बैक्टीरिया, इट इज फंगस। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है हम क्या करते हैं एडअप करते हैं फॉर द फ्लेवरिंग। क्या फ्लेवर ऐड करने के लिए हम ये चीजें इसमें एडअप करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं पहले हम फर्मेंटेशन के बारे में कि किस तरीके से जो है हम ये एजेंट्स को जब ऐड करते हैं तो वो उसके टेस्ट को किस तरीके से फर्मेंटेड करता है। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे बैक्टीरियल फर्मेंटेशन या हम कहिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, सबसे पहली चीज क्या, हमारे पास जितना भी शुगर कंटेंट है, लेट्स से सुक्रोज, इस पे क्या होगा, हम जैसे ही यीस्ट डाला, यीस्ट में हमारे पास एक एंजाइम होता है, वी कॉल्ड इट एज जाइमेस एंजाइम। और यही सुक्रोज जो है जाइमेस एंजाइम जब इस पे एक्ट करेगा तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द अल्कोहल प्लस CO2 गैस। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो CO2 गैस रिलीज होती है, इसी CO2 गैस की रिलीज होने की वजह से वहां पर पफिनेस आती है। ठीक है, और यही फर्मेंटेशन की प्रोसेस से अगर मैं बात करूं चीज में, जैसे मैंने बोला, ये जो बात कर रही थी मैं टॉम एंड जेरी की, जहां पे मैंने यहां पर डिस्कस किया अबाउट द स्विस चीज। ठीक है, अगर स्विस चीज को भी देखोगे उसमें इतने बड़े बड़े क्या होते हैं, होल्स। और ये होल्स जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर नीट में पूछा जाता है कि स्विस जो चीज में जो है होल्स जो है वो किसकी वजह से होते हैं, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस की प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से स्विस चीज में लार्ज होल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक चीज
दूसरी चीज यहाँ पर जितने भी हम फ्लेवरिंग एजेंट्स फूड खाते हैं, इडली हो गया, डोसा हो गया, उसमें जो पफिनेस आती है वो किसकी वजह से आती है? यीस्ट की वजह से। और उस यीस्ट में एक्चुअली में मैंने बताया क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम, जाइमेज, और वो जितना भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है उसको डिवाइड कर देता है इनटू द अल्कोहल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जितनी भी कन्फेक्शनरीज खाते हो, आप केक्स खाते हो, कुकीज खाते हो, या भटूरे हो गए, इडली हो गया, डोसा हो गया, जो उसमें पफिनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? तो आपको याद रखना है आंसर, द आंसर इज CO2 की वजह से होती है वो। क्लियर? दूसरी चीज अगर मैं बात करूं ब्रेड की, तो ब्रेड की एग्जांपल भी हमारे पास इसी में आएगी। ब्रेड जो है हमारे पास, ब्रेड बेकर्स यीस्ट से भी मैंने बात की। अब यीस्ट का साइंटिफिक नेम जो हमें याद रखना है, दैट इज द सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जो है, इट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड बाय द फर्मेंटिंग डो। अभी मैंने ये चीज समझा दी आपको, ब्रेड बनानी है, केक बनाना है, जितनी भी कन्फेक्शनरीज हमें बनानी है, वो यूज द यीस्ट, और उसका मैकेनिज्म भी मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर अबाउट द टोडी। ठीक है, टोडी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज टोडी? यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिख रही हैं। साउथ वाली तरफ अगर हम बात करें, एक फर्मेंटेड सैप जो है वो यूज करते हैं। क्या किया जाता है यहाँ पर? पाम ट्री जो है, पाम प्लांट, उसका सैप कलेक्ट किया जाता है और उसको क्या किया जाता है? फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट करने के बाद जो है उस ड्रिंक को एज एन ट्रेडिशनल वे में वहां पर ड्रिंक किया जाता है। और ये टोडी जो है, इसमें हमारे पास 6% अल्कोहलिक कंटेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो देयर आर माइक्रोब्स दैट आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स एंड टू प्रोड्यूस द चीज। ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ फ्लेवर देने के लिए जो है हमारे पास ये माइक्रोब्स जो हैं वो क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बात की आपके लिए स्विस चीज की, अब आपको याद हो गया है कि स्विस चीज जो है हमारे पास, स्विस चीज जो है हमारे पास, इसमें क्या प्रेजेंट है? अभी मैंने बताया लार्ज होल्स, और वो लार्ज होल्स किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। अब हमें यहाँ पर दूसरी चीज इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि जो ये स्विस चीज है, कौन सा वाला चीज है ये? टॉम एंड जेरी वाला, टॉम एंड जेरी वाला चीज। प्रोडक्शन किसकी वजह से हो रही है? CO2 की वजह से। अब इसका नाम याद करना है सिर्फ हम लोगों को, क्योंकि नीट के पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नाम क्या है इसका? स्विस चीज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, साथ में क्या याद रखना है? शर्मानी। ठीक है, शर्मानी। ठीक है, स्विस चीज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया। उसको फ्लेवर जो है एक बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है जिसका नाम क्या है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। एक चीज। दूसरा है हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ चीज, दैट इज रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज जो है ये फंगस के थ्रू जो है फर्मेंट किया जाता है। क्लियर? इसके थ्रू, फंगस के थ्रू। कौन सा वाला चीज? रॉकफोर्ड। ठीक है, नाम क्या है इसका? पेंसिलियम रॉगीफोर्टी। ठीक है, इस फंगस के थ्रू जो है इसको क्या दिया जाता है? फ्लेवर। तो दो चीजें यहां से आपके जो है नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या? पहला तो स्विस चीज के बारे में कि स्विस चीज में लार्ज होल्स की प्रोडक्शन किसकी वजह से होती है, तो उसका आंसर क्या है? CO2 की प्रोडक्शन से। एक दूसरी चीज क्या कि प्रोपोनी बैक्टीरियम जो है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम जो है शर्मानी, ये जो है फर्मेंट करता है किसको? स्विस चीज के लिए। लेकिन रॉकफोर्ड चीज जो है वो किससे किया जाता है? एक फंगस से जिसका नाम क्या है? पेंसिलियम रॉगीफोर्टी। दो चीजें क्लियर हो गई। लेकिन अगर हमें इन्हीं चीजों को लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवानी है, तो लार्ज स्केल पे हमें जब हम फर्मेंट करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसके लिए क्या चीजें चाहिए होंगी? वी नीड द फर्मेंटर्स। तो फर्मेंटर्स जो है वो किसके लिए चाहिए हमें? लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन किस किस चीज की हो सकती है? वी हैव द प्रोडक्शन ऑफ बिवरेजेस, जैसे हमने अभी पहले बात की थी बेकर्स यीस्ट। बेकर यीस्ट वो ही जो बेकरी में यूज हो रही,
जो बिवरेजेस में यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज ब्रियोर्स यीस्ट। तो एंटीबायोटिक बना सकते हैं हम, दैट मीन्स इंडस्ट्रीज में अगर हमें माइक्रोब्स को ग्रो करवाना है अपनी किसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए, देन वी यूज दिस फर्मेंटर्स। ओके क्लियर। तो यहां पर अब मैंने बात की थी अबाउट द फर्मेंटेड बिवरेजेस। तो बिवरेजेस में हमारे पास आ जाती हैं अल्कोहल्स। तो दो क्वेश्चंस इसमें से पहले जो पूछे जाते हैं नीट में वो क्या क्या है याद रखने वाले, कि जो अल्कोहल्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी है और विद डिस्टिलेशन कौन सी है, विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी है और विद डिस्टिलेशन कौन सी है। ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन में दो नाम याद रखने हैं हम लोगों को, वाइन और बेयर। वाइन और बेयर जो है हमारे पास, इन दोनों को हमें फॉर्मेंट करने, जब हम फॉर्मेंट करवा रहे हैं तो इनकी डिस्टिलेशन नहीं करनी पड़ती। अगर डिस्टिलेशन नहीं करनी पड़ती है दैट मीन्स इनमें अल्कोहलिक कंटेंट भी क्या होगा, कम होगा। अब हमारी जो एंजाइम है, हमने अभी पढ़ा सुक्रोज है या मोलेसिस हमारे हैं जो गन्ने का बाकी फोक बच जाता है, जब हम उस पर इन्वर्टेज एंजाइम या जाइमेस एंजाइम को एक्ट करवाते हैं यीस्ट की, तब वो उसको फॉर्मेंट कर रहा है। तो ये हम ब्रियोर्स यीस्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मेंट करेगा तो इथेनॉल और CO2 गैस रिलीज करेगा, लेकिन एक ऑप्टिमम ग्रोथ तक ही वो जो है काम कर पाएगा। इसका मतलब अगर हमें अल्कोहलिक कंटेंट को इंक्रीज करवाना है तो हमें डिस्टिलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। डिस्टिलेशन से क्या होगा, वो और ज्यादा क्या करेगा, उसको फॉर्मेंट करना स्टार्ट करेगा। तो विद डिस्टिलेशन के साथ जो है हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास वी हैव विस्की, वी हैव ब्रांडी, ठीक है, वी हैव रम, वी हैव वोडका। तो ये सारी की सारी जो है हमारे पास अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है उनमें क्या आ जाएगा, विद डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन में सिर्फ दो नाम याद रखने हैं, दैट इज वन इज बियर एंड अनदर इज वाइन। क्लियर। तो ये हमारे पास यहां से दो नीट के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कि किस तरीके से हम माइक्रोब्स को नेक्स्ट यूज कर सकते हैं इन द एंटीबायोटिक इंडस्ट्रीज। अब एंटीबायोटिक्स में अगर यूज करना है तो सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है, व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स है क्या। एंटीबायोटिक्स की अगर बात करूं, नाम से पता चल रहा है एंटी, दैट मीन्स अगेंस्ट, एंड बायोटिक्स मतलब लाइफ के अगेंस्ट, दैट मीन्स ऐसे ड्रग्स जो क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं किसी पैथोजन को, उनको हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब ऐसे ड्रग्स रिलीज कर रहे हैं और हम यूज कर रहे हैं उन्हीं को, ताकि बाकी के पैथोजन्स की ग्रोथ को हम रिटार्ड कर सके, कम कर सके या फिर टोटली किल कर सके। तो हम बोल सकते हैं, हमारे पास जैसे दो टर्म्स है यहाँ पर, बैक्टीरियोसाइड और दूसरी आती है हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब उस चीज को क्या हुआ, रोकना। ठीक है, उस चीज को क्या हुआ, रोकना। लेकिन बैक्टीरियोसाइड जो है, दैट मीन्स अगर हमें टोटली किल करना है देन वी यूज द टर्म बैक्टीरियोसाइड, बट अगर हमें क्या करना है, रिटार्ड करनी है ग्रोथ, देन वी यूज द टर्म बैक्टीरियोस्टैटिक। क्लियर। अब क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं नीट में, वो क्या पूछा जाता है, एंटीबायोटिक टर्म इज गिवन बाय चलते चलते दे दी वॉक्समैन ने। क्लियर। लेकिन डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कब किया, 1928 में। ठीक है, 1928 में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है क्या किया, हमारे पास एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की। अब एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी है वो एक सडन डिस्कवरी है, और ऐसी सडन डिस्कवरीज को हम बोलते हैं सेरेंडिपिटी। ठीक है, सडनली, कोई ऐसे प्लान नहीं था कि एंटीबायोटिक्स हमको बनानी है। सडनली जो है क्या किया था, एक कल्चर ग्रो करवाया था कि
फ्लामिंग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे एक बैक्टीरियल कल्चर के, जिस बैक्टीरियल कल्चर जो था वो किसका था, स्टिफाइलोकोकस का। तो एक रात उन्होंने अपने बैक्टीरियल कल्चर को क्लीन नहीं किया और दूसरे दिन आकर देखा कि कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज जो है, लेट्स से अगर मैं बात करूं यहाँ पे पूरे बैक्टीरियाज जो है वो ग्रो कर रहे हैं। एक सुबह वो आकर देखा उन्होंने कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये बैक्टीरियल कल्चर ही गायब है। अब वो सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या चीज है यहाँ पर कि बैक्टीरियल कल्चर अपने आप खत्म हो गया। बैक्टीरियल कल्चर जो खत्म हुआ, उन्होंने क्या किया, इस पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया और देखा कि इसमें ऐसी क्या चीज प्रेजेंट है। तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक फंगस जो है वो ग्रो कर रही है, जिस फंगस का नाम क्या है, पेंसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेंसिलियम नोटेटम। उन्होंने कहा है इस फंगस से एक सिक्रेशन रिलीज हो रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज पेंसिलिन। और यही जो है इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है? अब इस पार्ट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे निकल रहे हैं। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी अबाउट क्या, कि एंटीबायोटिक टर्म किसने दी, वॉक्समैन। दूसरी चीज एंटीबायोटिक डिस्कवर किसने की, दैट इज द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब की, 1928 में। देन कौन सी फंगस थी, दैट इज द पेंसिलियम नोटेटम। एंटीबायोटिक कौन सी पहली पड़ी उसकी, दैट इज पेंसिलिन। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इस पे वो कौन सा पूछा जाएगा कि कल्चर जो था यहाँ पे ग्रो किया हुआ, वहां पर कौन सी बैक्टीरियल क्लोनीज थी। तो आपको नाम याद रखना है, स्टिफाइलोकोकस की क्लोनी थी जो कि एक फंगस पेंसिलियम के ग्रो होने से खत्म हो गई। और जो वो सिक्रीशन कर रहे थे वो सिक्रीशन किसकी थी, दैट इज द पेंसिलियम नोटेटम। और सिक्रीट क्या हुआ हमारे पास, पेंसिलिन। अब यहां पर तो एंटीबायोटिक की कहानी आ गई एक। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो है पेंसिलियम के बारे में, लेकिन उसकी मेडिसिनल वैल्यू जो है वो किसने समझाई, हमारे पास जो है पेंसिलियम की, हमारे पास 3 साइंटिस्ट जो है, ठीक है, 3 साइंटिस्ट हैं, नाम याद रखना है। एक चेन है जिसने फ्लामिंग और फ्लोरे को जोड़ के रखा। तो 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, एक तो फ्लामिंग आपको ऑलरेडी याद हो चुका है, दूसरा फ्लोरे और तीसरा चेन। अर्नेस्ट चेन और एडवर्ड फ्लोरे, इन दोनों ने क्या किया, एंटीबायोटिक का, अब फ्लामिंग को पता चल गया था कि ये जो है एंटीबायोटिक है, लेकिन इसकी मेडिसिनल वैल्यू किस तरीके से होगी वो किसने समझाई, चेन और फ्लोरे ने। तो चेन एंड फ्लोरे एस्टैब्लिश इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक जो है वो कैसे रहेगा। और इसी वजह से इन तीनों को जो है 1945, दैट इज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इनको क्या मिला इस चीज के लिए, नोबेल प्राइज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई है, 1945 में। और एट दैट टाइम, दैट पीरियड, इन लोगों को क्या मिला इस चीज के लिए, नोबेल प्राइज। क्लियर? तो हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ ली, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टिफाइलोकोकाई, स्टिफाइलोकोकस बैक्टीरिया, इस पे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेंसिलियम नोटेटम, और जो एक्सट्रैक्ट किया दैट इज द पेंसिलिन। क्लियर? तो यहां तक हमारा हाफ पार्ट जो है चैप्टर का खत्म होता है विद दिस एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट एंजाइम्स की वो किस तरीके से वर्क करती है। तब तक के लिए थैंक यू।